सो हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ फ्रेंड, आज की इस वीडियो में सेट थर्ड हम लेकर आए हैं। तो सेट थर्ड जो है वो ज्योग्राफी का है। किस चीज़ का है फ्रेंड? ज्योग्राफी का है। और ये जो है वो सेट थ्री है। ठीक है, सिर्फ जीओ लिख दिया हूँ क्योंकि लॉन्ग इतना टाइम तो है नहीं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगी अन्यथा। क्योंकि यार ये इसमें भी वो 19 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ और सारे का आंसर भी है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट जितना सारे प्रश्न हैं सारी चीज़ मैं बताऊँगा इसमें। और ये सेट थर्ड है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सेट वन लिख दिया है बट वन नहीं है। ये वन लिखा चुका है बट यार वन नहीं है, थर्ड है। ठीक है, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जो पहला प्रश्न है वो ये है, महासागरीय जल और औसत लवणता क्या है? महासागरीय जल की औसत लवणता यानी कि जो महासागरीय जल है उसमें लवण की मात्रा, लवणता लिखा हुआ है लेकिन गाइज आप लोगों को सीधा मीनिंग में समझ लेना है। लवण यानी कि नमक, नमक की मात्रा कितनी % है? तो लवणता लिखा हुआ है तो हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे आंसर में, महासागरों की और औसत लवणता 35% है। यानी कि जो नमक की मात्रा है महासागरों में वो कितना % है? 35%। ठीक है, आप लोग को मैं अच्छे से समझाऊंगा। व्हाट इज़ द एवरेज क्या लिखा हुआ है, साइलेंटली ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है दूसरा वो ये है, दूसरा में ये है फ्रेंड, पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? यानी कि जो पृथ्वी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये 1 नंबर का, बट ये सारे प्रश्न 1 नंबर का लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे नहीं पूछा जाता है ना तो यार आप लोगों को बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो यार आप लोग ज़रूर इसे याद रखना। वाट % ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। यानी कि पृथ्वी को कितने % पानी से ढका हुआ है? कवर्ड क्या हुआ? कवर्ड मीन्स क्या होता है? ढकना। ठीक है, तो कवर्ड बाय द वाटर, कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, तो पृथ्वी के 71वें भाग पर जल है, यानी कि 71वें % क्या है? जल से ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अभी आप लोगों सभी लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे 1 नंबर का प्रश्न है बट यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी आप लोग चेक कर सकते हो, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 14, पश्चिम घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखें। पश्चिमी घाट जो हैं उनके किन्हीं 2 दर्रों का नाम लिख रहा है। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 पैसेज ऑफ द विंटर गेट्स। ठीक है, सॉरी वेस्टर्न घाट है, सॉरी फ्रेंड वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट है। ठीक है, थल घाट नासिक मुंबई और भोरा घाट मुंबई पुणे पश्चिम घाट के 2 दर्रों का नाम है। ठीक है, कौन कौन घाट है जो फ्रेंड? वो ये है थाल। क्या फ्रेंड? थाल है, जो पहला है वो थाल है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? नासिक मुंबई में है। ठीक है, और दूसरा है क्या? भोर। ठीक है, भोर दूसरा है। तो यार ये 2 आप लोग याद रख लेना, इम्पोर्टेंट बट नहीं है, बट फिर भी आप लोग ध्यान दे देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेरेनिंग सिस्टम। ठीक है, तो अप्रवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली, यानी कि अप्रवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली क्या होती है? एक ही होती है। हम अप्रवाह भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है या फिर वहाँ पे प्रवाह भी दिया जा सकता है। ठीक है, अप्रवाह तंत्र या प्रवाह, सॉरी अप्रवाह और प्रवाह अंतर होती है फ्रेंड। अप्रवाह मानी कि उल्टा, अप्रवाह मतलब बहना। ठीक है, अप्रवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र यानी ड्रेनिंग सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धर्वों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यानी कि देखिए फ्रेंड, जब किसी भी नदी के पानी को जब क्या होती है? प्रवाह होती है, यानी कि बहती है, तो उसी की व्यवस्था को क्या कहते हैं? प्रवाह तंत्र कहते हैं या फिर अप्रवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया छठा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर।
नर्मदा नदी की उद्गम महादेश के अनुरूप जिले में विंध्याचल और सतुन मंडल पर्वतन श्रेणी के पर्वतीय स्थल पर स्थित अमरकंटका में नर्मदा कुंड से हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है? अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बट नहीं है, बट आप लोग देख लेना। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी? ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का ज़्यादा प्रश्न ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन इन इंडिया? ठीक है, भारत की घाट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। कितना है? 7516। ठीक है, यानी कि 7516। कितना फ्रेंड? 7516 आप लोग याद रख सकते हो। 7516 कितना? 7516। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी लंबा है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है ये, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है वो देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि हम लोग को मौसम और जलवायु में अंतर बताना है। ठीक है, तो अंतर हम लोग देख लेते हैं। किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायु दाब, वर्षा आदि के तंत्रकालिक प्रभाव को कहते हैं। यानी कि देखिए, जो मौसम होती है ना, किसी भी जगह का मौसम तथा मौसम उस स्थान के मौसम, यानी कि जो मौसम होती है तो जिस जगह पे है उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह और वायु दाब, वर्षा आदि के तत्कालीन प्रभाव को कहते हैं। यानी कि देखिए, जब मौसम हम लोग किसे कहते हैं कि जिस स्थान पे हम लोग अभी हैं उस स्थान का जो गर्म हवा है, प्रवाह है, वायु दाब है, आर्द्रता है, तापमान है, फिर मौसम है, उसी को क्या कहते हैं? उसी की प्रवाह को क्या कहते हैं? उसी प्रवाह को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र में लगभग 30 वर्ष के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यानी कि जबकि किसी भी स्थान की लगभग 30 वर्षों की औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र की लगभग 30 वर्ष के, यानी कि 30 वर्ष की औसत मौसम को क्या कहते हैं? उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ इसके, किसी स्थान का मौसम समय के साथ साथ परिवर्तनीय होता है। यानी कि जो जलवायु है, यानी कि सॉरी मौसम है, मौसम क्या होता है? समय के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। ओके, जबकि किसी स्थान की जलवायु लगभग अस्थायी होती है। यानी कि जलवायु जो है वो क्या होती है? अधिकतर क्या होती है? अस्थायी होती है, यानी कि एक समान होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मौसम का अस्थायी प्रभाव पड़ता है। मौसम का कैसा प्रभाव पड़ता है? अस्थायी प्रभाव पड़ता है, जबकि जलवायु का प्रभाव अस्थायी रूप नहीं पड़ता। यानी कि जो जलवायु है उसका जो रूप होता है वो अस्थायी रूप नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य? ये मैंने काफ़ी ज़्यादा सेट 2 में भी मैंने बताया था और सेट 1 में भी बताया था। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है? भारत में कहाँ पाई जाती है? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी अंतर कर दिया है, या भारत में कहाँ पाई जाती है, बस इतना ही सिर्फ अंतर है, बाकी सेम चीज़ है। व्हाट डू यू मीन्स बाय एलुवियल सॉइल? ठीक है, वेयर इज़ इट फाउंड इन इंडिया? यानी कि भारत में किस किस जगह पे मिलती है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टी बहते हुए जल द्रव बहाकर लाया तथा कहीं अन्य जन्म किए गए हो उसे कहते हैं। यहाँ भूर या ढीला होता है। ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, वो क्या होता है? बहकर लाए गए कण को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। या जो होता है वो क्या होता है? भुरभुरा होता है, यानी कि ढीला होता है किसी भी प्रकार का। इसमें ज़्यादातर कठोर मिट्टी बोल सकते हैं हम लोग कि कठोर मिट्टी की इसमें गुणता नहीं होती। भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ निम्नलिखित क्षेत्र में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि
गंगा सतलुज के मैदान में, यानी कि गंगा नदी है उसके किनारे जो सतलुज मैदान है वहाँ पे भी पाई जाती है। महान नदी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश में भी पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में भी पाया जाता है तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाया जाता है, यानी कि देखने को वहाँ पे भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की किन्हीं 3 विशेषताएं को बताएं। ये जो प्रश्न था वो भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वेरी इम्पोर्टेंट था, और ये जो प्रश्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यार इसे भी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। अब देखते हैं इसमें क्या है। राइट 3 क्रिएटिव्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयास। ठीक है, यानी कि 3 नदियाँ क्या विशेषताएं के बारे में लिखना है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो किस चीज़ से बनती है? बर्फ़ और ग्लेशियर्स के पिघलने से। बर्फ़ के पिघलने से और ग्लेशियर की पिघलने से क्या बनती है? ये बनती है नदियां। ठीक है, कहाँ की नदियां? हिमालय की। ठीक है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है, यानी कि पूरे वर्ष में यहाँ पे क्या होता है? बहने की संभावना बनी रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की नदियों में बेसिन बहुत बड़े हैं। बेसिन जो है वो हिमालय की नदियों में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एवं उसके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। जो जल ग्रहण करने की क्षेत्र है वो क्या है? सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। नेक्स्ट, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो हिमालय की नदियां हैं वो 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत में कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ पे पूछा जा सकता है भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो शॉर्ट आंसर में पूछ दिया जाएगा अगर 1 नंबर में, तो सिर्फ ये लिख देना, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, अब पूछा गया कहाँ से होकर गुजरती है? तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। भी आई है, भी आई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं 12th प्रश्न जो है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय को लिखें। जो मृदा संरक्षण है इसके यानी कि मृदा को रोकने के लिए क्या क्या 3 उपाय हम लोग को करने चाहिए। मृदा संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण और सुविधाजनक उपाय नीचे दिए गए हैं, यानी कि जो कुछ नीचे दिए गए हैं कुछ उपाय, जैसे कि पहला, दूसरा और तीसरा में दिया हुआ है जो मैं बताऊंगा आप लोग को। ये तो कुछ सुविधाजनक उपाय हैं। ठीक है, जो पहला ये है वैज्ञानिक भूमि उपयोगी, अर्थात भूमि का केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग जिसके लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी कि हम लोग को मिट्टी के उसी यूज में लाना चाहिए जिसके लिए वो क्या है? अधिक यूज में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वैज्ञानिक शास्त्र या वातावरण समुच रेखीय जुताई और मेड़बंदी करनी चाहिए, यानी कि जो हम लोग को समुच रेखीय जुताई होनी चाहिए ये करनी चाहिए और मेड़बंदी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट तीसरा जो है वो ये है, आदर्श प्रदेश में पवन लिंक अपरदन और मरुस्थलीय और आदर्श मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन अपरदन रोकने के लिए अवरोध का निर्माण करना चाहिए, यानी कि जब मरुस्थल में पवन अपरदन के कारण पवन अपरदन होती है उसके कारण उसको रोकने के लिए क्या चीज़ का निर्माण करना चाहिए? अवरोध का निर्माण करना चाहिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं, महासागरीय नितल का उच्च का वर्णन करें। महासागरीय उच्च का क्या करना है? हम लोग को निर्माण करना है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका जो है आप लोग आंसर देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो महासागरीय है इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आप लोग चाहो तो देख लेना आंसर। लाल मृदा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं बता देता हूँ फटाफट। लाल मृदा के विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है,
तो लाल मिट्टी का मुख्य विशेषताएं निम्नांकित है। जो लाल मिट्टी है उसकी विशेषताएं निम्नांकित है। जैसे इस मिट्टी का निर्माण उन सेलों से होता है जिसमें लोहे पदार्थ मिले होते हैं, यानी कि ये लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है, जिस मिट्टी में क्या होता है, लोहे का अंश मिला होता है, उसी मिट्टी से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल दिखता है। जो मिट्टी का लाल होने का कारण है, जो उसका कारण है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, जिसके कारण मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। इस मिट्टी में घुलने वाले तत्वों जैसे लोहा तथा एल्युमिनियम की मात्रा भी अधिक होती है। ओके, किंतु फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, जीवाश्म तथा चूने की कमी रहती है। इसमें जो है नाइट्रोजन तथा चूने की कमी होती है और जीवाश्म की और पोटासियम की भी कमी होती है। यह साधारण प्रकार की मिट्टी होती है, या जो मिट्टी होती है और साधारण प्रकार की होती है। अतः इसमें विविध प्रकार की मोटी अनाज वाले फसलें जैसे ज्वार, बाजरा आदि की कृषि की जाती है। यानी जो मोटे अनाज होते हैं उसकी यानी कि जो मोटी अनाज होती है उसी की कृषि अधिक की जाती है। इस मिट्टी में जल सोखने की शक्ति कम होती है। इस मिट्टी में जो जल होती है वो सोखने की शक्ति कम होती है, इसीलिए इसमें केवल वर्षा के समय में ही कृषि की जाती है। इस लाल मिट्टी में किस समय खेती की जाती है, सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इसमें खेती की जाती है। इस मिट्टी कहीं कहीं पर पीला, कहीं पर लाल, कहीं पर भूरे रंग की दिखाई देती है। जो लाल मिट्टी है वो कहीं पे पीला रंग का दिखाई देगा, तो कहीं लाल, तो कहीं भूरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न 15वां है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग आंसर खुद देख लेना। हिमालय अपर्वा तंत्र एवं प्रायद्वीप अपर्वा तंत्र में कोई 5 अंतर लिखना है। ठीक है, 5 अंतर लिखना है, आप लोग देख लेना अपने से। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ले लो, यहाँ से ले लिए, फिर से ले लो। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां। अगर इम्पोर्टेंट लगे तो मैं बताऊँगा, अन्यथा छोड़ दूँगा इसे भी। भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय जलवायु का कुछ मुख्य विशेषताओं का क्या करना, वर्णन करना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यार बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो भारत में मानसून जलवायु प्राकृतिक भारत का एकता दिखती है। जो भारत का मानसून है वो जलवायु है वो क्या होती है, प्रवृत्ति भारत का एकता दिखाई देती है। ठीक है, अद्यापि बहुत सी प्रादेशिक विभिन्नताओं देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग विभिन्नताओं देखने को भी मिलता है। ये विभिन्नताएं तापमान और वर्षा में वितरण में पाई जाती है। ये कब अंतर पाया जाता है, जब वर्षा होती है तो उस समय का वातावरण और तापमान होता है, अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश तथा बिहार से भिन्न है, जबकि सारे देश मानसून जलवायु होते हैं। जो और बाकी सारे देश हैं वो क्या होते हैं, मानसूनी जलवायु देखने को मिलता है। तापमान के वितरण में या भिन्नता देखने को मिलती है। तापमान भी या क्या देखने को मिलता है, अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में तापमान के वितरण में यही भिन्नता देखने को मिलती है। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 55 डिग्री सेल्सियस होती है। जो ग्रीष्म ऋतु में होती है जो राजस्थान, वहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 55 डिग्री। और जो अलग अलग क्षेत्रों में होती है वहाँ का अलग अलग होता है। जैसे कि केरल में 99% होती है और राजस्थान में गर्मियों के दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तापमान। ओके, अब देखते हैं आगे। इतना मैं गैप छोड़ दे रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैंने नहीं पढ़ा हूँ, तो यहाँ से आप लोग इधर आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, वहाँ से आप लोग को लिखने का ज़रूरी नहीं। इस प्रकार भारत की जलवायु एक होती हुई भी बहुत सी विभिन्नताएं तापमान वर्षा तक अन्य क्षेत्र में मिलती है। यानी कि इस प्रकार से ही भारत में जो है जो जलवायु है अलग होने के कारण भी बहुत विभिन्नता देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषताएं का वर्णन करें। जो काली मिट्टी है उसके निर्माण का विशेषताएं को लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं काली मिट्टी किसे कहते हैं। काली मिट्टी कैसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे भी बता देता हूँ। 5 नंबर का प्रश्न है यार, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषताएं का वर्णन करें। आप चाहो तो देख लेना आंसर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, काली
काली मिट्टी का निर्माण लवण के ठंडे होने से होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? लावा, जो लावा होता है, जब ज्वालामुखी होता है तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा को ठंडे होने से ही क्या होता है? ठंडे होने से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये मृदा देश के कुछ ही क्षेत्र में मिलता है। ये जो मृदा है वो देश के कुछ ही क्षेत्र में मिलता है, जो हमारे देश का 30% भाग पर ही पाई जाती है। इन्हें रेगुड़ भी कहते हैं। इस काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा काले रंग की होती है। जो ये काली मिट्टी की तो बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग पता ही चल रहा है कि यह मृदा कैसे रंग का होगा? काली रंग का होगा। यह मृदा में लोहे का अंश अधिक होता है। इस मिट्टी में क्या होता है? लोहे का मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनाए रखने की शक्ति होती है। इस मिट्टी में जो है लंबे समय तक क्या होता है? नमी बनाए रखने की शक्ति होती है। लोहे के अतिरिक्त चूना तथा एल्युमिनियम तत्व अधिक होते हैं। इसमें कपास की फसल अधिक होती है, इसलिए इसे कपासी वली मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी में, जो काली मिट्टी में है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है? तो कपास की जाती है, और इस कपास की खेती बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। ठीक है। काली मृदा में महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात और तमिलनाडु में पाई जाती है। ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न है 18वां में नेक्स्ट जो एक मैं सेट लेकर आऊँगा, एक एक्स्ट्रा मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ओके। और ये प्रश्न हो गया 18वां, और 19वां जो छूट रहा है वो आप लोगों को मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, मैप वाली, उसमें बताऊँगा। ठीक है। भारत के मानचित्र का निम्नांकित को दर्शाइए। जो भारत है उसका निम्नांकित चित्र को दर्शाना है, चित्र में दर्शाना है। चित्र आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये जो सारा प्रश्न है वो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है। जैसे गोदावरी एवं कृष्णा नदी। ठीक है। सभी प्रश्न को मैं इस जो 3 प्रश्न छूट गए ना, तीनों प्रश्न को मैं अगली वीडियो पे मैं बता दूंगा। ओके। तो यार जो प्रश्न छूटा वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए मैं नहीं बताया। और यहाँ पे हम लोग को जो मैप है, मैप की भी यहाँ पे चित्र मुझे बनाया नहीं हूँ, तो उसके लिए भी बनाकर मैं आप लोग को शो कर दूँगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।